Hello, my name is Suratwal. Today I will explain you French Revolution of class ninth. I will explain you from the background to the last point so that no point should be left. आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्ट्री के लिए जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, पिक्चर से समझेंगे, एक एक कंटेंट से समझेंगे और छोटे छोटे पॉइंट से समझेंगे माइंड मैपिंग के थ्रू, ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आखिरकार क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या था, क्या हुआ था, ऐसी क्या इवेंट हुए थे उस टाइम की जो 10 साल का जो पीरियड था। उस टाइम एक ऐसा इवेंट हुआ, एक ऐसा पीरियड था वो, जो कि कहाँ से शुरुआत हुआ, 1789 से 1799 तक हुआ, जिससे कि क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हमें देखने को मिले। कहाँ पे? मॉडर्न वर्ल्ड में। माना जाता है कि जो आज की सेंचुरी है, 21st सेंचुरी है, ये आज भी उस इवेंट से क्या हो रही है, उस इवेंट से आज भी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे राइट्स हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, लाइफ की स्टाइल चेंज हुई है। कैसे कैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया, कैसे कैसे डेमोक्रेसी बदली गई, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स आए, या बहुत सारी हम चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जो एबॉलिश मोनार्की थी, जो फ्रांस की जो मोनार्की थी, उसको एबॉलिश करके क्या बनाया गया, रिपब्लिक बनाया गया। और आखिरकार ये एंडेड कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले ये क्या था, मोनार्की वर्ड क्या होता है हम ये समझते हैं। मोनार्की वर्ड ये होता है जो किंगशिप होती है। किंगशिप क्या होता है? जहां पे राजा का पूरा ही क्या हो, हुकूमत हो। मीन्स हम ये समझ सकते हैं, जैसे समझिए क्या होता है कि एक फ्रेंड सर्कल होता है। फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें क्या होता है, हम किसी एक दोस्त की हमेशा बात मानते हैं ना, कि वो जो कहे वही सही है। इसमें क्या होता था, एक कंट्री होती थी, वहां पर एक जो राजा होता था, जो उसका डिसीजन होता था वही लास्ट डिसीजन होता था। वहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं चलती है, किसी का भी यहाँ पर क्या होता था, इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता राजा के किसी भी डिसीजन में। तो जो राजा जो कहेगा आखिरी डिसीजन वही होता है। तो सबसे पहले क्या था, मोनार्क सिस्टम था। उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे रिपब्लिक आया, और फिर आखिरी में कैसे एंडेड हुआ, डिक्टेटरशिप में हुआ। और ये डिक्टेटरशिप लाई किसने? नेपोलियन ने लाई डिक्टेटरशिप। तो देखिए, आखिरकार ये पूरा का पूरा जो हम पढ़ेंगे ये किसके ऊपर है। ये शुरुआत हुई थी कहाँ से? लुइस 14 से शुरुआत हुई थी। किससे हुई थी? लुइस 14 से शुरुआत हुई थी, और कहाँ तक चली थी? लुइस 16 तक चली थी, यहां तक चली थी। इनके बीच में लुइस 15 भी आएंगे, वो भी हम देखेंगे। देखिए, ये कौन है? लुइस 14 है, और ये लुइस 15 है। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है लुइस 14, 15, 16। तो देखिए क्या हुआ था। अब यहाँ पर जो लुइस 14 थे, ये पूरा का पूरा एक बर्बन डेस्पोट था। अब बर्बन मीन्स क्या होता हम ये भी जानते। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जो यहाँ के जो राजा थे, ये किसी की भी बात सुनते नहीं थे। मतलब जो ये चाहते थे वही ये करते थे। और जो फ्यूडल्स जो होते थे, उनके पास बहुत ही कम पावर होती थी। जो राजा होता था, उससे ये पास सारी की सारी पावर होती थी। ये जो पावर को क्या करते थे, सेंट्रलाइज करके रखते थे। मतलब पूरी की पूरी जो पावर होती थी, सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, ये अपने पास ही रखते थे। ये किसी को भी पावर देते नहीं थे। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो अधिकार होंगे, जो पावर्स होगी इनके पास, जो अथॉरिटी होगी, वो किसके पास चलेगी? दूसरे के पास चली जाएगी। अब जो किंग होता था वो क्या करता था, अपने पास ही तो सारी पावर रखता था, वो किसी को भी अपनी पावर नहीं देना चाहेगा। तो जो लुइस 14 थे, इन्होंने क्या बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। अब ये बताइए, देखिए, कोई भी कंट्री होता है, जब वो लड़ाई करेगा तो क्या होगा, उसको बहुत सारा क्या मटेरियल्स चाहिए होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा। अब कोई कंट्री है जिसने अपना फाइनेंस पूरा का जो अपना पूरा का पूरा जो मनी है, वो अगर लड़ाई में लगा दिया, दूसरी कंट्री से भी बहुत सारी इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डेप्ट में चले जाएगा। चले जाएगा? नहीं चले जाएगा। तो उससे क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा ही डेप्ट में चलेगा, मतलब बहुत ज्यादा कर्ज हो गए। अब इन पे इतना कर्ज आ गया कि ये क्या करें। तो इनसे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा ही टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। किन के ऊपर टैक्सेस लगाए? अब देखिए, जो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से होगा, उनके ऊपर ये क्या होगा, ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यार, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। तो ये किस पे लगाएंगे? जो स्लेव्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, ये उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे। तो उनके ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगाया। अब इससे हुआ क्या, ये देखिए। अब पहले लुइस 15 के बारे में जान लेंगे। तो इतना ज्यादा इन्होंने लड़ाई लड़ ली, इतनी ज्यादा। अब यहाँ पे 7 ईयर ऑफ वॉर भी हुआ। 7 ईयर ऑफ वॉर किसके बीच में हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ। अब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ, तो जीता कौन था? इंग्लैंड ने विन किया था, इंग्लैंड जीता था। और हार कौन गया था? फ्रांस बहुत बुरी तरीके से जो ये है बैटल हुआ था, ये हार गया था।
और जो लुईस 15 को माना जाता है ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, मतलब इतने अच्छे तरीके से इन्होंने किंगशिप अच्छी तरीके से नहीं कर पाए थे। तो ये 7 ईयर का वॉर यहाँ पर हार गए थे, और जब ये हारे तो क्या हुआ, इनका बहुत ज़्यादा मनी लगा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, तो ये क्या हुआ, ये फिर से डेथ में चले गए। मतलब इनका डेथ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हालत खराब हो गई इस कंट्री की पूरी, मतलब एक बैक में चले थे। हम कहते हैं ना, जैसे कि अभी एक पेंडेमिक इशू चल रहा है, कोरोना वायरस, तो उसमें क्या कह रहे हैं सब लोग कि हम कुछ साल पीछे हो गए। तो ये भी क्या हो गया, इतना इनका कर्ज बढ़ गया कि ये कुछ साल पीछे हो गए आने वाली फ्यूचर के टाइम से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है इसमें, वो है लुईस 16। तो इनका पीरियड क्या था ये हम देख लेते हैं। इनका पीरियड था 1774 से 92 तक। ये एक बहुत ही अच्छे पर्सन माने जाते हैं। ये अपने इनके पास बहुत ही अच्छी थिंकिंग थी, ये अपनी कंट्री को बहुत बढ़ाना चाहते थे, मतलब उनका बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहते हैं। लेकिन क्या थी, इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी। इनमें क्या थी, वो कैपेबिलिटी नहीं थी, ये अपने डिसीजन जो है वो ले नहीं पाते थे। ये जब भी 2 कदम आगे बढ़ाते थे, तो 4 कदम पीछे ले लेते। हमने मूवियों में बहुत बार देखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम क्या करते हैं, अपने फादर से बात करने आते हैं, 2 कदम हम आगे बढ़ाते तो हम 4 कदम पहले ही पीछे लेते हैं। ऐसे ये भी थे, ये कंट्री का भला तो चाहते थे, लेकिन ये क्या करते थे, जैसे ही कुछ डिसीजन लेने वाले रहते थे वो ले नहीं पाते तो उससे पीछे हट जाते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जानना। देखिए क्या हुआ, अभी हमने देखा यहाँ पर क्या देखा कि फ्रांस और इंग्लैंड का यहाँ पे क्या हुआ था, बैटल हुआ था, जिसमें कौन जीता था, इंग्लैंड जीता था। लेकिन आगे चल के किसका हुआ, अमेरिका का बैटल हुआ, किसके साथ, इंग्लैंड के साथ बैटल हुआ। हेल्प किसने की, हेल्प की थी फ्रांस ने। किसकी हेल्प की थी फ्रांस ने, हेल्प की थी अमेरिका की। क्यों, क्योंकि वो इंग्लैंड से तो हार गया था। तो अब आप किसी से भी हार जाएंगे और सामने वाला फिर वो किसी से लड़ाई करेगा, तो आप सामने वाले की मदद करेंगे ना। क्यों, क्योंकि आपको बदला लेना है। ये उस टाइम में क्या होता था, ये बदला लेने की भावना होती थी वहां पर। आज के टाइम पे हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, लेकिन उस टाइम क्या होता था, एक कॉलोनाइज पीरियड चलता था कि जितनी कंट्रीज हमारे अंडर अंडर में आ जाएगी, हम क्या होगी, हमारी प्रजा उतनी ही अच्छी तरीके से बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, अब फ्रांस ने तो इसकी मदद कर दी, किसकी, अमेरिका की मदद कर दी। आखिरकार इनको इससे मिला क्या, इनको इससे कुछ नहीं मिला। और क्या हुआ, इनका डेप्ट और खतरनाक तरीके से नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ तो ये जीत गए, अमेरिका जीत गए, और फ्रांस क्या हुआ, और डेथ में चला गया। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो इनके पास रिसोर्सेज थी, जो भी इनके पास रिसोर्सेज रॉ मटेरियल था, इन्होंने आखिरकार किसको दे दिया, ये पूरा का पूरा दे दिया अमेरिका को। उसके वजह से क्या हुआ, ये और ज्यादा डेट में चले गए। अब जो लुईस 16 थे वो कहाँ रहते थे, ये वर्साइल प्लेस में रहते थे। ये है लुईस 16 है, और ये उनकी वाइफ है। अभी हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं इनके भी। देखिए, ये रहते थे वर्साइल प्लेस में, ये है वर्साइल, ये है वर्साइल। ये पूरा का पूरा मिरर से, कांचों से बना हुआ था, ग्लासों से बना हुआ था, और अंदर से ये इतना शानदार, बहुत ही गुड लुकिंग दिखता है। जैसे हमारे घर दिखता है, हम जब भी घर बनाएंगे तो हम उसमें क्या रखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं, ताकि जब भी हमारे घर में कोई आए तो तारीफ करे। तो इनका ये जो महल था, जो इनका एम्पायर हम बोल सकते हैं, एक छोटा सा किंग, मतलब एक किंगडम बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जो ये महल था, बहुत ही अच्छे तरीके था, वर्साइल पैलेस था इसका नाम था। तो देखिए क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया था, ये हमेशा डिसीजन तो अच्छा लेने जाते थे, लेकिन हुआ क्या था, जो इनकी वाइफ थी, ये इनकी वाइफ, ये थोड़ा सा क्या करती थी, इनको डिसीजन लेने नहीं देती थी। तो इसके वजह से क्या करते थे, ये अपने कदम जो होते थे ये बैक ट्रेडेड कर देते थे, मतलब ये अच्छे तरीके से डिसीजन ले नहीं पाते थे। और ये कहाँ की थी, ये ऑस्ट्रिया की थी, ये ऑस्ट्रिया की थी, और ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। इन्होंने इनसे शादी की थी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये तो हमने कुछ कॉजेज देखे कि क्या हुआ। अब सोशल कॉजेज पे हम आते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ गया होगा। कोई भी इशू रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ओके। देखिए, यहाँ पे 3 स्टेट होती हैं, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, और ये थर्ड स्टेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो थर्ड वाला स्टेट है, यहीं से ही सबसे ज्यादा लोग आते हैं, किसके लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आते हैं, कि अब हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रिपब्लिक की बात करी जाती है। अब देखिए क्या होता है, अब टैक्सेस कैसे लिए जाते थे ये देखिए। देखिए, जो फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, और थर्ड स्टेट था, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट में रहते थे क्लर्जी लोग। कौन रहते थे, क्लर्जी, जो चर्च के थे, जो बिशॉप फादर होते ना, जो आपने जब जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, जब चर्च में आते हैं तो वो रहते थे। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, इनकी 1 लाख की पॉपुलेशन थी। और जो फ्रांस का जो पूरा 100% अगर हम लैंड मान लें, तो उनका कितना लैंड होता था, इसमें 10% इनका लैंड होता था।
ये फ्यूडल, मतलब इनको देखिए क्या होता था, टैक्सेस जो है बहुत ही कम देना पड़ता था, बहुत ही, मतलब आप कहिए तो ना ही देना पड़ता था ऐसा कहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेट के थे, इनके ऊपर कोई भी ज्यादा टैक्स नहीं लगता था। और इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, हाई लाइफ स्टाइल थी, मतलब रिच थे ये हमेशा ही क्या रिच रहा करते थे, और ये टैक्स बिल्कुल भी नहीं देते थे, ना के बराबर देते थे। जो सेकंड स्टेट था ये क्या था, ये नोबिलिटी नोबिलिटी वाले थे, ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो जमीन देते थे अपने, हम कहते हैं ना कि आप हमसे हमारी जमीन ले लीजिए, जो होते थे, और हम किसी पीजेंट को, फार्मर को दे देते, बोलते थे कि आप हमारी जमीन पे काम करिए, और जो भी पैसा होगा हम आपको उसमें थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, और बाकी जो सामान होगा वो हम रख देंगे। अब इनमें भी दो तरीके के नोबिलिटी थे, एक हायर थे और एक नोबल थे। ये टोटल 25% लैंड अपने पास रखते थे, ये भी टैक्स देते थे, लेकिन ये उतना टैक्स नहीं देते थे, मतलब ये इनसे ज्यादा टैक्स देते थे, मतलब ये बिल्कुल कम देते थे, समझ लीजिए ये 100% है, ये समझ लीजिए 10% टैक्स देते हैं, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये देंगे 35% एग्जाम्पल के तौर पे, और जो भी रेस्ट बचा वो कौन देगा, वो ये देंगे, वो कितना बचा, 55% बचा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड स्टेट पर्सन थे, ये कौन थे, ये फार्मर्स थे, आर्टिजन थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे। इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 2.7 करोड़ पॉपुलेशन थी, और इनका जो 95% इनका ही था पूरा का पूरा पॉपुलेशन। अब ये क्या था, ये क्लर्जी है, ये क्लर्जी के अंडर में वर्क करते थे, क्लर्जी मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी, ये इनके अंडर में वर्क करा करते थे, ये क्या थे, ये लिटरेट लोग लोग थे, मतलब ये चाहते थे कि आगे चल के क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि इनसे पूरा का पूरा टैक्स लगाते थे। टैक्स कैसे लगाया जाता था, मैं बताता हूँ, देखिए आपको, जब भी वॉर होगा, क्या होगा, वॉर होगा तो वॉर में क्या चाहिए होगा, बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होगी, बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, तो जब ये लड़ाई हारेंगे तो क्या होगा, ये इनके ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो टैक्स लगाने से क्या होगा, इनसे ये पैसा वसूलेंगे। अब ये मर्चेंटलिज्म टाइम आया यहाँ पे, मतलब ट्रेडिंग का टाइम आया, मतलब लोग बाग क्या यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे, और ये लोग बहुत ही ज्यादा टैक्स देते थे, किसको, क्लर्जी लोगों को देते थे, किंग लोगों को बहुत ही ज्यादा टैक्स देते थे। तो ये तीन स्टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए थर्ड स्टेट है, क्योंकि यहीं से अभी बहुत सारे मैं आपको चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक पॉइंट को मैंने बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट तरीके से लिखा, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाने में आपको मदद मिले, हेल्प मिले। इस पिक्चर्स को अभी हम लेटर ऑन देखेंगे, दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, नो टैक्स विल बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट होती थी उनसे मतलब बहुत ही कम टैक्स लिया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉश, हम कहते हैं ना पॉश, अब अगर हमारी सोसाइटी कहीं भी होती है तो हम क्या कहते हैं, वो बहुत ही पॉश एरिया है, मतलब वो बहुत ही रिच एरिया, हाई एरिया, तो वहां से बहुत ही कम टैक्स लिया जाता है, मतलब आज के टाइम में ऐसा नहीं, आज तो सभी इक्वल है, सभी को एक जैसा टैक्स देना है। और यहाँ पर क्या था, ये थ्री स्टेट पर्सन जो होते हैं, तो थर्ड स्टेट जो पर्सन है उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ये क्या, इन पे टैक्स इम्पोज किया जाता था। ये देखिए ये क्या होते थे, एक मिडिल क्लास होते थे, वर्गीस होते थे, ये अभी मैं आपको लेटर ऑन बताया, इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती थी, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन हुआ करती थी। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, पॉपुलेशन इज राइजिंग, मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन क्या होती थी, कभी भी स्टेबल तो रहेगी नहीं, ये डायनामिक, मतलब चेंजेस होते रहते हैं इसमें। तो पॉपुलेशन क्या वो बढ़ती गई, एंड दे डज नॉट हैव दैट मच बजट टू गिव एवरीवन एंजॉयमेंट, मतलब अब इनके पास अगर पैसा ही नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ती ही जाए, तो आखिरकार क्या हो, समझ लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली है जिसमें 4 लोग रहते हैं, ठीक है, एक फादर मदर और 2 चाइल्ड रहते हैं। अब उनमें से अगर किसी एक ही की इनकम अगर जनरेट होती है, और अगर पॉपुलेशन अगर अचानक से, समझिए किसी भी तरीके से कोई बाहर से रहने के लिए हमारे कोई भी रिलेटिव अचानक आ जाए, 6 लोग और वो पूरी फैमिली कितनी हो जाए, 10, अब ये क्या 1% 10 लोगों को पूरा अच्छी तरीके से फीड कर पाएगा। अब ये मत कहिएगा कि इसकी 1 करोड़ इनकम है पर मंथ की, ऐसा नहीं, इसकी समझ लीजिए 20,000 ही इनकम है, तो ये क्या सबको 10, उसमें 10 लोगों को सबको अच्छी तरीके से कंज्यूम दे पाएगा क्या, फैसिलिटी दे पाएगा, सब लोग अच्छे तरीके से एंजॉय हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे भी इनकी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, बजट में प्रॉब्लम आ गई। और ये क्या थे, बहुत ही ज्यादा डेट में भी चले गए। अब डेट में चले गए, एक तो बहुत ज्यादा कर्ज था, इंटरेस्ट इनके ऊपर बहुत चल रहा था, और अचानक क्या हुआ, विंटर्स में बहुत खतरनाक तरीके से क्या होगा, विंटर बहुत ज्यादा आ गई, जिससे कि क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉप में फेलियर आ गया, और जो फूड के प्राइसेस थे वो क्या हो गए। अब जब भी आपने देखा होगा, जब फूड प्राइस, किसी भी वेजिटेबल अगर बहुत ज्यादा खराब होती है और बहुत ही कम हो रही थी, तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाइक हो जाते हैं। लेकिन अगर वही कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हो, तो वो उसके क्या होते हैं, प्राइस डाउन हो जाते हैं।
अब जो लोग बाग थे वो भी बहुत ज़्यादा एंग्री हुए क्योंकि सभी लोग की पूर्ति नहीं हो पाई थी। सब लोगों को क्या हुआ था, अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा था, जो भी पूरी चीज़ों की फैसिलिटी थी वो नहीं मिल पा रहा। तो इससे क्या हुआ, वो लोग तो लड़ाई करेंगे, एंग्री होंगे, तो उन्होंने क्या की, एक रिवॉल्ट मतलब किया, रिवॉल्ट किया। अब मेन ट्रिगर कहाँ से हुआ देखिए, 1700 में तो हम एक डाटा है जो मैंने लिखा है, ये सिर्फ आप एग्जांपल के तौर पे देखिए। 2 करोड़ इसकी पॉपुलेशन थी और 2.8 करोड़ कब थी, 1789 में थी। अब अभी तक यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कहते हैं यहाँ पर आए नहीं, एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट जो आए नहीं थे, और ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर करके बहुत ही ज़्यादा डेट में चला गया। इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। अभी मैंने आपको बताया कि विंटर्स बहुत ज़्यादा आ गई थी, यही जो था मेन ट्रिगरिंग कॉज था। अब आप बताइए, अगर आप अपनी फैमिली में रहते हैं और फैमिली वाले अगर आपकी नहीं सुनेंगे तो क्या क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप उनसे बोलेंगे ना कि आप मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए। अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल है, अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है तो क्या करते हैं, आप दूसरा फ्रेंड सर्कल ज्वाइन करते हैं, नहीं तो उससे विद्रोह करते हैं कि मेरे को आपकी दोस्ती पसंद नहीं है, आप मेरी बात सुनते नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। इन्होंने क्या किया, ये जो पर्सन्स थे, जो पुअर पीपल्स थे, उनकी बात सुनते नहीं थे, तो जो पीजेंट थे, इनको आ गया गुस्सा और कॉमन पीपल को आ गया एंग्री होगा और इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, रिवॉल्ट शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल कॉज क्या था देखिए। अब यहाँ पर आपने सुना होगा कि एनलाइटमेंट मतलब बहुत 17th-18th सेंचुरी में क्या हुआ, फिलोसफी आई, साइंस आया, लोगों की थिंकिंग बढ़ी, यहाँ पे रेडिकल थिंकिंग है, मतलब फेमस लोग आए। देखिए कौन कौन आया, जीन जैकस रोसियो आया। अब इन्होंने क्या बोला कि जो क्राइम करता है, मैं भी आपको एक ही चीज बताता हूँ, रेडिकल थिंकिंग क्या होता है सब आपको बताता हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया, जो क्राइम करता है, कोई भी पीपल अगर क्राइम करता है तो क्या होता है, उसको कोर्ट नहीं भेजा जाए, उसको कहाँ भेजा जाए, पब्लिक में ही भेजा जाए। पब्लिक क्या करेगी, उसका फैसला करेगी कि आखिरकार उसने जो जुर्म किया उसकी क्या सजा हो। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो फिलोसफी आए, फेमस थिंकर आए, ये क्या करते थे, जो भी बहुत ही ज्यादा लिटरेट मतलब इलिटरेट पर्सन होता है वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि आपने अपने घर के साइड में भी देखा होगा, जो अंकल्स होते हैं, अंकल होते हैं, भैया होते हैं, कोई भी होते हैं, ये बाहर अपना पेपर पढ़ते हैं, तो कभी कभार ये क्या करते हैं, लाउड स्पीक वे में पढ़ते हैं। तो जो इलिटरेट पर्सन होता है वो भी क्या सुन सुन के क्या होता है, उसको सुनाई आता है कि हाँ आज के दौर पे चल क्या रहा है। तो जब भी कोई थिंकर या कोई भी पर्सन कोई भी न्यूज को रीड करता था, जो उसके बगल में बैठा रहता था, उसको भी पता चलता था आखिरकार चल क्या रहा है, हमारे यहाँ चल क्या रहा है। तो उससे क्या उसको पता चला कि इस कंट्री की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जो किंगशिप है वो बहुत ही ज़्यादा, जो मोनार्की सिस्टम है बहुत खराब है, हम लोगों पे आगे चल के क्या होगा, एक बहुत ही हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो इन्होंने क्या फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया। जॉन लॉक है, दे शुड हैव अ सोसाइटी ऑफ आइडियाज वेयर फ्रीडम इज द सेम। मतलब इन्होंने कहा, क्या कहा कि सभी को बराबर की तरीके से, मतलब इक्वल इक्वल फ्रीडम, मतलब सभी को एक तरीके से फ्रीडम दी जाए। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। द मोनार्की सिस्टम इज यूज्ड एंड मिस्टेक्स वर ऑल्सो रिपोर्टेड, मतलब इसकी जो मिस्टेक्स है इसको रिपोर्ट किया जाए और ये एकदम खराब है। और ब्रोसियो की भी हमने अभी बात की थी, इन्होंने क्या बोला, हैव अ गवर्नमेंट इन विच द मिनिस्टर लिसन टू द पीपल। जो मिनिस्टर होते हैं वो उसको किसकी बातें सुननी चाहिए, पीपल्स की बातें सुननी चाहिए। और इनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी बुक की। अब मॉन्टेस्क्यू आते हैं, देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को बताया है, जो कि क्या है, जो कि इक्वल डिवाइड हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, इन तीन वे में इन्होंने बताया। ये आपका पॉलिटी का एक चैप्टर है, हम उसमें पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इंटेलेक्चुअल स्टार्टेड टू क्वेश्चन दैट किंग्स राइट टू रूल मैंडेटेड फ्रॉम गॉड। क्या इस पॉइंट का मतलब ये बताना चाह रहे थे, क्या राजा ये कहना चाहते हैं कि उन्हें क्या भगवान ने भेजा है कि हम पे रूल करे? ऐसा नहीं है, उन्होंने भगवान को नहीं भेजा है। वो किंग बने हैं, लेकिन जो किंग बने हैं वो प्रजा की सेवा के लिए बने, मतलब प्रजा को क्या करे, अच्छी तरीके से रखे। किंग यहाँ पे नहीं आए, गॉड बन के नहीं आए, उन्होंने ऐसी बात कही। अब ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम एक एक चीज़ देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक छोटा सा, आप कहते हैं ना टाइटल पेज, उसको मैंने कंटेंट के तौर पे दे दिया, आप इसको अच्छे तरीके से। सो इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द 1789 स्टेट जनरल, 1789-91 नेशनल असेंबली, 91 to 1992 legislative assembly, 92 to 95 national convention, that is also called as reign of terror। रेन ऑफ टेरर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये किसने दिया था, इट इज गिवन बाय जैकोबिन्स, ओके, मैक्सिमिलियन। देन 95 to 98 डायरेक्टरी रूल, देन 99 नेपोलियन, फर्स्ट काउंसिल वर एस्टेब्लिश्ड, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट,
स्टेट जनरल विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 5 मई 1789। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, फॉर इंक्रीज इन स्टेट टैक्स स्टेट जनरल मीटिंग टू बी कंडक्टेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मीटिंग को रखा गया। क्या रखा गया, मीटिंग को रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि अब ये डेथ में चले गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि एक मीटिंग रखा जाए और सबकी यहाँ पे क्या हुआ लिया जाए और बताया जाए कि कितना टैक्स बनना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे जो लास्ट मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, 1614 में हुई थी। अब ये 175 साल बाद हो रही थी। अब ये मीटिंग कहाँ पे हो रही थी, ये वर्साइल में हुई थी। अब ये जो मैंने आपको थ्री स्टेट बताए थे, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको 3 स्टेट्स बताए थे, यहाँ पर आप देखिए बड़ी ध्यान थी ये 3 स्टेट। अब यहाँ पे क्या कैसे कौन कौन से लोग आए आपको ये जानना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेट से आए 303 और 291 आए और 610 आए थर्ड से। ये थर्ड से आए, ये सेकंड से आए और ये फर्स्ट से आए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे बोला ये गया जो फर्स्ट स्टेट है उसका एक वोट माना जाएगा और जो सेकंड स्टेट है उसका एक वोट माना जाएगा। इंडिविजुअल की बात नहीं करी गई थी, मतलब 303 का एक वोट माना जाएगा, 291 का एक वोट माना जाएगा और 610 का एक वोट माना जाएगा। तो ये दोनों तो वैसे ही ज्यादा टैक्स नहीं देते थे, टैक्स कौन ज्यादा देता था, थर्ड स्टेट देता था ना, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा। तो थर्ड स्टेट वालों ने ये बोला कि नहीं नहीं ये गलत है, आप पूरे जो कमेटी है उसको एक मत गिनिए, आप किसको गिनिए, आप इंडिविजुअल को गिनिए। इंडिविजुअल की बात यहाँ पे कही गई। जब इंडिविजुअल की बात कही तो जो किंग लोग थे और जो सेकंड स्टेट वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि ये आप तो ज्यादा हो जाएंगे, 610 हो जाएंगे और हम उससे कम होंगे, तो आप लोग यहाँ पे जीत जाएंगे और आप लोग टैक्स कम देंगे। तो इसकी वजह से किंग ने क्या किया, किंग ने बोला कि इनको कहाँ पे लॉक कर दिया जाए, एक हॉल में। तो इनको एक रूम में लॉक कर दिया गया और यहां से क्या हुआ, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में एक ऑथ ली गई, किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के कि अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन लिया जाए। और मिरबल और अबेस ने ये बात कही गई। ये यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट के पर्सन आए थे, जिसमें थर्ड स्टेट को क्या किया गया था, एक हॉल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक इन्होंने इंडिविजुअल वोट की बात कही थी। तो उसके लिए ये जो फर्स्ट जो सेकंड स्टेज के लोग थे ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब जून में क्या हुआ देखिए, ऑल ओवर फ्रांस पीजेंट रिवोल्ट। अब इन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया कि क्यों, क्योंकि सब चीज को सभी लोगों को मिल नहीं पाता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फ्यूडल्स के जो ग्रेनरीज थे उन्होंने इसको क्या किया, लूट लिया। जो लैंड रिकॉर्ड थे उन्होंने उसको बर्न कर दिया बहुत बुरी तरीके से। अब पेरिस में क्या हुआ, एक रिवॉल्ट चालू हुआ, किसके ऊपर हुआ, किंग के ऊपर हुआ। फार्मर्स ने क्या, जो फार्मर्स लोगों के पास तो अब गन तो रहेंगी नहीं कि गन है AK-47 कोई भी, मतलब एग्जांपल के तौर पे कोई भी गन नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनके पास इक्विपमेंट्स थे, किसके इक्विपमेंट्स थे, जो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स थे उन्होंने इसको लेके अपने साथ चले गए। इन्होंने जो लॉज एंड ऑर्डर थे उन सबको ब्रेक कर दिया, इनको अब रेवोल्यूशन चाहिए था ही। तो जो लुई 16 ने क्या बोला कि पेरिस में क्या, अपने जो वर्साइल जो उनका महल था उसके बाहर उन्होंने क्या कर दिया, मिलिट्री को खड़ा कर दिया कि कोई भी आए तो उनको क्या करना है, आपको बस जाए उनको डेथ करनी है, आपको उनके ऊपर गोली चलानी है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बास्टिल का। अभी आखिरकार ये बास्टिल का हुआ क्या, हम ये देखते हैं। देखिए बास्टिल में क्या हुआ, इस फोर्ट को क्या बहुत, इसमें गन्स रखी जाती थी, गन्स रखी जाती थी, जो भी आर्मी में था, जो भी किसी भी चीज में था, तो उनके यहाँ पे गन्स रखी जाती थी किंग के अंडर में। तो ये थोड़े साल बाद क्या है, इसको प्रिजन बना दिया गया। ये एक रॉयल का ऑपरेशन था। ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे गन रखी जाती थी। अब क्या हुआ था, पीपल्स बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गए थे। तो लोगों को पता चला कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसी चीज हो रही है, खराब चीज हो रही है। तो इन्होंने जाके वहां पे क्या किया, उस पूरे के पूरे जो बेस्टाइल था उसको जला दिया, पूरी पूरी तरीके से बेस्टाइल को जला दिया। और उसकी ईंट, आज भी ये माना जाता है कि उसकी जो ईंट, एक एक ईंट है, एक भी ईंट आज के तौर पे जो ब्रिक्स होती है आज भी नहीं मिलती है वहां पर, एक भी नहीं। पूरे जल के पूरा बर्न कर दे, स्लैश एंड बर्न होता है ना, हम एक फार्मिंग करते हैं स्लैश एंड बर्न के। उसका क्या होता है, जब भी कोई भी हम क्रॉप को अगर उगाते हैं तो उसको क्या होता है, जब वो पूरी तरीके से हो जाती है हम उसको कल्टीवेट पूरा हार्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या होता है उसके ऊपर हम उसको स्लैश और बर्न कर देते हैं, वहीं पर ही उसकी जो राख होती है ऊपर हम उसके ऊपर रख देते हैं। ये होता है दूसरी जमीन पे, हम दूसरे लैंड पे क्या करते हैं, फिर फार्मिंग करना शुरू कर देते, कुछ साल के लिए हम छोड़ देते हैं। इसी डे को हम क्या बोल रहे हैं, मनाते भी हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। अब देखिए क्या हुआ,
अब जो नेशनल असेंबली अभी तक बनी थी, अब उसको लेटर ऑन क्या बना दिया गया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया गया और अबॉलिशन कर दिया जो फ्यूडलिज्म था, जो भी था। अब यहाँ पे बोला गया कि सभी को, चाहे फर्स्ट स्टेट हो चाहे सेकंड स्टेट हो, अब सभी को ही एक तरीके का टैक्स देना है। मैनी नोबल फ्लैड टू नेबरिंग कंट्रीज। अब क्या हुआ देखिए, अब आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको वो ज्यादा टैक्स नहीं देने रहते, तो वो ये सोचे थे हम टैक्स क्यों दें, हम टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या, दूसरी कंट्रीज में जाना शुरू कर दिया। मतलब एमिग्रेंट, एमिग्रेंट क्या होते हैं, जो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, और इमिग्रेंट क्या होते हैं, जो दूसरी कंट्री से जाते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड रहते हैं, चाहे आपका चाहे आपका हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका पॉलिटी हो, आपका ज्योग्राफी हो, एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। याद रखिए, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट ज्योग्राफी में भी यूज होते हैं ये वर्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपके जब ज्योग्राफी के टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको बताऊंगा। तो जो इमिग्रेंट्स थे वो क्या होते हैं, दूसरी कंट्रीज से आते हैं, और जो इमिग्रेंट है वो दूसरी कंट्री जाते हैं। तो जो क्लर्जी लोग थे, जो बिशॉप्स थे, ये दूसरी कंट्री जाने लगे हैं क्योंकि इनको क्या था, टैक्सेस नहीं देने थे, ये किसी के एकदम रूल में काम नहीं करना चाहते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन में। लेकिन तब क्या हुआ, जो यहाँ के नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, इसने क्या बोला कि जो आप क्लर्जी है ना, क्लर्जी है, अब आप क्या बना दिए जाएंगे, सिविल ऑफिसर्स बना दिए जाएंगे और आपको कंट्री के लिए काम करना रहता है। जिससे कि क्या हुआ, जो पोप थे वो एंग्री हो गए। हमने पढ़ा मीराबाई के बारे में, पढ़ा था बिलोंग्स फ्रॉम सेकंड स्टेट, और ये सेकंड स्टेट से ये पर्सन बिलोंग करते थे, लेकिन ये अगेंस्ट थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से। ये क्या बोलते हैं, सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए था। और ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सन थे। स्पीच जब देते थे, हम बोलते हैं ना, जब कोई हमारा फ्रेंड भी जब कोई अच्छी बात कहता है हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे एक स्पीकर थे, और बहुत जब भी कहते थे लोग इनकी बात सुनते थे, और इन्होंने रेवोल्यूशन की बात भी कही। और जो अबाई साइज थे, ये एक प्रीस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, व्हाट इज थर्ड स्टेट। आखिर थर्ड स्टेट होता क्या है, मुझे भी तो कोई बताए। द रूमर्स ऑफ द एरिया। अब वहाँ के जो रूमर्स थे उन्होंने बता दिया, स्प्रेड आउट कर दिया कंट्री में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ खराबी हो रही है, जो लैंड जो हो रहे फार्मर्स, इनके विरुद्ध इन्होंने कुछ बता दिया। अब एब्सोल्यूट मोनार्की को क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कर दिया। ये चैप्टर में आपको मोनार्की, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज सुनिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होती क्या है, ये एक ब्रिटेन की तरह मोनार्की, जो अभी तक हमने एब्सोल्यूट मोनार्की था, अब इसको बदल के क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कर दिया। अब यहाँ पे बता दिया कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, मतलब जो अभी तक क्या था, वुमेन्स को कोई भी राइट नहीं था, वुमेन्स को अभी तक कोई भी राइट नहीं दिया गया, सिर्फ मेंस को ही राइट दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, जो वुमेन्स की जो सिविल राइट्स थे वो यहाँ पे लाए गए। अभी तक ये कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो आपको यहाँ पे मैंने एक पिक्चर आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये यहाँ पर एक पिक्चर वर्क के थ्रू ये था कि यहाँ पर सिविल राइट्स से लाए गए थे। तो क्या लाया गया था हम ये देखते हैं। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो था नहीं, उनको कुछ समय चाहिए था, तो वो समय लग रहा था, लेकिन ये राइट थे ये वहां पे आ गए थे। ये भी राइट क्या थे, ये राइट थे कि किसी भी पर्सन का कोई भी राइट वायलेट ना हो, मतलब सभी तरीके का इक्वल तरीके से उनको ट्रीट किया जाए। जो स्टेटमेंट जो कहाँ पे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। अब इसके जो 17 प्रिंसिपल थे, इसी के तौर पे, इसी के बेस पे क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन वहां का बना। ये क्या हुआ था, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये सब क्या दिया गया, जॉन लॉक ने दिया। मतलब इन्होंने ये बताया था, लिबर्टी सभी की इक्वल की तरह मिला, प्रॉपर्टी सभी को बराबरी की तरह, सिक्योरिटी सभी को बराबरी की तरह। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट स्टेट को ज्यादा दे दे, सेकंड स्टेट को ज्यादा दे और थर्ड स्टेट को कम दे। सभी को इक्वल तरीके से मिलना चाहिए, इक्वल तरीके से सभी लोगों को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात की गई लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि मैन, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल्स इन राइट। मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ बात की गई और ये बात आई यहाँ पर कि सभी लोग क्या है, इक्वल है। लेकिन अभी भी क्या है, वुमेन्स और स्लेव्स को कोई भी राइट नहीं थे। याद रखिएगा, जो अमेरिका में जो राइट हुआ, अमेरिका में जो रिवोल्ट हुआ था, वहां पे भी जब रिवोल्ट के बाद हुआ, वहां पे भी वुमेन्स को कोई भी क्या हुआ, कोई भी राइट नहीं दिया गया। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री थी, जब वो इंडिपेंडेंस हुई तो सभी को बराबर का हक दिया, सभी को यूनिवर्सल सरफेस दिया। यूनिवर्सल सरफेस में सभी को अधिकार है कि आप वोट कर सकते हैं। वहां पे क्या हुआ था, अभी जो 25 के जो पीपल्स थे वहां पे एक्टिव थे। मतलब जो 25 पीपल्स जो कौन से एज के थे, जो मैन थे, उनको ही एक्टिव कहा गया और बाकी को क्या गया गया, आप पैसिव है। ठीक है, यहाँ पे ये वोट आएगा, गलती हो गई, हैड द राइट टू वोट। अब यहाँ पे बात आई एक्टिव और पैसिव की। तो एक्टिव किसको बोला गया, जो 25 एज की जो मैन थे, और पैसिव किसको बोला गया, वुमेन्स को बोला गया, और किसको बोला गया, स्लेव्स को बोला गया।
अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन आया। देखिए ये किसने लाया, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस से थॉमस जेफरसन से, बहुत इंपॉर्टेंट है जेफरसन। इन्होंने क्या बात की थी, जनरल लाफाइट की बात, इन्होंने एक चीज है इन्होंने इंट्रोड्यूस की। इन्होंने क्या बोला कि जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है। एक ड्राफ्ट इन्होंने लाया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इन्होंने एक ड्राफ्ट लाया, प्रस्ताव लाया। ड्राफ्ट मीन्स का एक प्रस्ताव लाना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन, अब उन्होंने बताया जो ये ड्राफ्ट है उसी के बेसिस पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और इनके जो आइडियाज थे वो एनलाइटमेंट थे, मतलब कॉर्पोरेट आइडियाज इन्होंने यूज किए गए थे। ह्यूमंस एंड सिविल राइट्स एंड लिबर्टी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी की इन्होंने बात की थी। वर्ल्ड अलॉन्ग विद द मैग्ना कार्टा, मतलब जो मैग्ना कार्टा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यूएस का जो बिल ऑफ राइट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी चीजें ली गई हैं। इन्होंने जॉन लॉक के आइडियाज लिए गए थे, जो अभी हमने आपको बताया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सिक्योरिटी, इसकी बात अभी की थी। लेकिन अभी भी क्या हुआ था, वुमेन और स्लेव को कोई भी राइट नहीं थे, ये पैसिव और एक्टिव थे। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बैलिस्टाइल के बारे में बताया था, ये गए यहाँ पे इन्होंने आग बर्न कर दिया, इसको आज भी इसके कोई भी एक निशान नहीं मिलता है। ये रिवोल्ट किया इन्होंने, इन सभी ने रिवोल्ट किया। अभी हम वुमेन्स का देखेंगे, वुमेन्स ने क्या रिवोल्ट किया था। देखिए 5 अक्टूबर 1789 में क्या हुआ, लोगों को बहुत सारी पता चला कि जो वर्साइल में है क्या हो रहा है, पार्टी हो रही है। एक तो वैसे ही जो पीजेंट, जो फार्मर थे, उनके पास खाने का नहीं था, और आप लोग खा रहे हैं तो उससे क्या होगा, पीपल्स से जो पुअर पीपल्स है वो तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो 7000 वुमेन्स ने क्या किया, मार्च किया। अब यहाँ पे मार्च किया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ गए, सोल्जर्स आ गए। तो सोल्जर्स ने क्या किया कि they killed the soldier and later on they found that the information is wrong। अब इन्होंने तो सोल्जर्स को मार दिया क्योंकि 7000 वुमेन्स गई, लेकिन बाद में क्या पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो क्या थी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। दे आस्क्ड द रॉयल फैमिली टू मूव पेरिस। अब इन्होंने बोला कि अब आप यहाँ नहीं रहेंगे वर्साइल में, अब आप हमारे सामने क्या चलेंगे, अब आप चलेंगे हमारे साथ पेरिस में, और वहाँ रहेंगे। क्यों पेरिस में रहेंगे, क्योंकि आप लोग क्या वर्साइल में रहते हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम, हमारा दर्द हमें नहीं मालूम, आप लोग हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अब आप हमारे साथ रहेंगे और आप लोग अब हमारी बातें सुनेंगे। पॉलिटिकल ग्रुप, अब 1790 में क्या वो पॉलिटिकल ग्रुप्स, पार्टीज बनने लगी, लेफ्ट विंग बनने लगी और राइट विंग बनने लगी। अब लेफ्ट विंग क्या बोलती थी, लेफ्ट विंग बोलती थी कि किंग को रहने दो, किंग को रहने दो, और क्या इसमें चेंजेस लाओ, कुछ ना कुछ चेंजेस लाओ। लेकिन जो राइट विंग्स थी ये चाहती थी कि किंग्स क्या रहे, पूरी तरीके से रूल करे। अब क्या हुआ था, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो राजा को जब ये अपने साथ लेके गए तो राजा के मतलब बात होने लगी, इन दोनों के बीच बात होने लगी और इन्होंने चेंजेस की बात करने लगी। अब इसी बीच कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखना गया, क्लब्स बनने लगे, यहाँ पे आइडियाज यहाँ पे आने लगे। द पर्सन हु सिट्स राइट फ्रॉम द किंग, अब ये मैंने आपको बता दिया है। अब थॉट्स और आइडियाज यहाँ पे आने लगे। जैकोब, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, देखिए जैकोबिन्स जो रेडिकल रेवोल्यूशनरी थे, मतलब इनको अब रेवोल्यूशन चाहिए ही चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी। ये जो जिरोडिन्स थे ये थोड़े लिबरल थे। अब सोसाइटी बनने लगी वुमेन्स की, क्योंकि वुमेन्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, स्लेव्स की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो उनके प्रति भी अब बोलने लगे कि हमारी भी तो बात करो कोई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं जैकोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रेडिकल रेवोल्यूशनरी थे, ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। अब ये कौन थे, ये भी क्या एक अपर मिडिल क्लास के थे। अब क्या हुआ, जब इनके पास पावर आई तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लोग बागों की बातें सुनना बंद कर दी। और इनके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन थे, मैक्सिमिलियन इनको थे। और इनको एक तौर के और नाम से बोला जाता था, जो सेंस होते थे, मतलब सेंस मतलब क्या होता, विदाउट ब्रीचेस, मतलब जो फुल पैंट हम कह सकते हैं, जो फुल पैंट पहनते हैं उनको होते थे, ये बोलते थे। मतलब अगर कोई भी इंसान आपको फुल पैंट में दिख गया था तो वो क्या थे, ये जैकोबिन्स हुआ करते थे, इनको ये बोला जाता था। दे यूज्ड टू वियर फुल पैंट बिकॉज दे डज नॉट हैव द इनफ मनी टू परचेज ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, आप उसको मेरे ख्याल से बरमूडा कहते हैं, बरमूडा एग्जाम्पल के तौर पर कैप्री कहते हैं आज के तौर पर, आज के टाइम पे मेरे ख्याल से कैप्रीज होते हैं। अब 79 में क्या हुआ, 1791 में अब यहाँ का जो किंग था, जो लुई 16 था, उसने सोचा कि अब मेरी किंगशिप तो खत्म हो रही है, अब मुझे क्या इक्वल राइट्स में रहना पड़ेगा, तो मेरा मतलब यहाँ पे कोई रहने का नहीं है, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लोग बाग अभी तक क्या सोचे थे कि राजा भी हो वो भी अब आज़ादी, मतलब वो एक रिपब्लिक चाहता है, मतलब डेमोक्रेसी चाहता है, मतलब सभी की कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि राजा यहाँ से भागना चाहता है, तो वो कहाँ जाना चाहता था, ऑस्ट्रिया जाना चाहता था। ऑस्ट्रिया क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ का घर था, और जो ऑस्ट्रिया का जो उसका घर था, मतलब जो हम कहते हैं जो वहाँ की उसकी वाइफ थी, तो वो कौन था, उनके जो भाई थे वो वहाँ के किंग थे। अब वहाँ के जो ऑस्ट्रिया वाले पीपल हैं वो भी क्या चाहते थे कि यहाँ पे क्या हो, नहीं यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है,
डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया था? जो ऑस्ट्रिया और पर्शिया के जो कंट्रीज थे, ये भी हम जानेंगे। ऑस्ट्रिया और पर्शिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पीपल थिंक दैट किंगशिप शुड बी डिमोलिश्ड। अब उन्होंने तो राज्य को पकड़ लिया और उन्होंने क्या बोला कि अब ये डिमोलिश होनी चाहिए, कि क्या किंगशिप होनी चाहिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, अब वो किसके फेवर में आ गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आ गई, जैसे कि कैसे ब्रिटेन में आ गए। अब पब्लिक को क्या चाहिए था? रिपब्लिक चाहिए था। नेशनल गार्ड सेटअप कर दिए गए कहाँ पे? 1791 में, ताकि क्या हो, यहाँ पे जो भी पीपल आए उनको क्या कर दिया जाए? किल कर दिया जाए। जो भी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो भी अगेंस्ट में होगा, तो उसको क्या कर दिया जाए? उसको डायरेक्ट किल कर दिया जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुछ समय बाद क्या हो गई? लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए। वो भी कब बनी? सितंबर 1791 में बन गई और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। किंग्स की जो पावर थी, अभी किंग्स को क्या बोला गया है कि अभी आप क्या कर दीजिए? हेड बने रहिए, लेकिन रिपब्लिक अभी तक बनी नहीं। ठीक है, यहां तक अभी तक हमने ये नहीं कहा कि अभी हमने राजा को क्या कर दिया? उसकी डेथ कर दी है। लेकिन कुछ समय बाद ही जो ये बनी थी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी क्या हो गई? देखिए यहाँ पे क्या विद्रोह, डिस्प्यूट हो गया। अब कोई भी ये चाहता है कि क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो, लेकिन कोई कोई क्या होना चाहिए? कोई ये कहता था कि राजा रहना चाहिए, हेड रहना चाहिए, लेकिन बनी चाहिए, क्योंकि राजा को सब मालूम है, उसने इतने साल से उसकी जो बर्गिस है, ये बहुत अच्छे तरीके से चले आ रहे हैं। इनको सब चीज पता है कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाना है। लेकिन कुछ क्या बोले थे? नहीं, अब हमें पूरी तरीके से डेमोक्रेसी चाहिए, जो हम बनाएंगे वही सबसे अच्छे तरीके से होगा। अब क्या हुआ, यहाँ से जो अदर कंट्रीज है, इन्होंने क्या हुआ, अदर कंट्रीज थिंक दैट नाउ पीपल वांट पब्लिक डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई दे अटैक। अब इनको क्या लगा कि जो दूसरी कंट्रीज है, जो कि हम यहाँ पे डिक्लेरेशन जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हुआ देखिए। अब आप समझिए कि एक कंट्री है, उसके पास बहुत सारे दूसरी कंट्रीज भी क्या होते हैं? ज्वाइनिंग होते हैं। हम पढ़ते हैं जैसे कि एक कोर होता है और उसके फेरी फेरी होते हैं। फेरी फेरी मतलब क्या होता है? जो उससे जुड़े होते हैं, दूर होते हैं। कोर एक इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है? कोर क्या होता है? जैसे कि आप कहीं भी रहते हैं, उसका जो एक सेंट्रल मार्केट होता है, वो समझ लीजिए कंट्री है। तो कंट्री क्या होगी? कोई सी भी कंट्री, उसके आसपास के इलाके क्या हो गए? अगर कोई भी कंट्री में अगर ये होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो उसके आसपास वाली भी तो कंट्री बोलेंगे कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। तो ब्रिटेन उसके बगल में कंट्री थी, समझ लीजिए जर्मनी उसके बगल में थी। तो वहां पे भी क्या हुआ? इन्होंने सोचा कि अब ये कंट्रीज मांग रही हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो ब्रिटेन और जो पर्शिया थी, जो ऑस्ट्रिया पर्शिया थी, इन्होंने अटैक करने के लिए सोचा। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। इसलिए सोचा अगर वहां पर अगर डेमोक्रेसी आ गई, तो यहाँ की जो पब्लिक है वो भी डेमोक्रेसी मांगेगी ना। तो उन्होंने वहां पे क्या लड़ाई की घोषणा कर दी। लेकिन क्या हुआ? फ्रांस ने तुरंत उनके ऊपर अटैक कर दिया, 1792 में अटैक कर दिया और वो लोग जीत गए, फ्रांस वाले। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट रेवोल्यूशन वॉर भी कहते हैं। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, अब सम रेडिकल पीपल अटैक टू किंग। कुछ लोगों ने किंग के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि राजा जो है, उसने ऑस्ट्रिया के लोगों को बुलाया। वहां के जो राजा थे, राजा ने ब्रदर इन लॉ थे वो उनके, तो उन्होंने उनको बुलाया है, और ताकि क्या जो मोनार्की सिस्टम वो वापस से आने लगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, उन्होंने क्या बोले? मोनार्की सिस्टम को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया, और क्या लाया? रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे लाया गया, और बोला कि अब इलेक्शन होंगे। लेट 1792 में क्या हुआ, जो अगस्त में क्या हुआ, किंग और फैमिली के ऊपर क्या रेडिकल्स ने क्या कर दिया? फाइल केस कर दिया और उन्हें किंगशिप से हटा दिया गया। और जो मोनार्की सिस्टम को खत्म करके क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, किंग को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया की हेल्प मांगी थी। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहले बनी थी, उसको खुद अब क्या वो सस्पेंड हो गई थी, क्योंकि इनके बीच में भी क्या होने लगी, कुछ ना कुछ फाइट्स होने लगी थी कि किसी को राजा की वो चाहिए थी कि राजा बने रहे, और कोई ये कहता था राजा हट जाए। अब रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनने लगा और इलेक्शन यहाँ पे अनाउंस हो गए। लुइस जो 16 थे, इनको ट्रायल पे रखा गया, और ये क्या हुआ? ट्रायल पे सही पाया गया कि इन्होंने मांगी थी, ऑस्ट्रिया से हेल्प मांगी थी, और इनको 1793 में क्या हो गया? यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दिया गया था। फांसी नहीं, वो गुलेटिन पे चढ़ाया गया था, वो हम अभी देखेंगे। नेबरिंग कंट्रीज से हम यहाँ पे हो क्या हो गया, अब यहाँ पे उनको ऊपर भी थोड़ी सी वो आगे फेयर में आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अब तो फ्रांस के जब वहाँ के जो किंग को है उनको मार दिया गया, तो यहाँ के पीपल भी तो अब यहाँ पे विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑस्ट्रिया और पर्शिया की हेल्प की। किसने? ब्रिटेन, डच और स्पेन ने की, और यहाँ पे फर्स्ट कोएलिशन वॉर शुरू हुआ। ये देखिए गुलेटिन क्या होता है। गुलेटिन बेसिकली ये होता है, ये यहाँ के राजा, ये राजा है समझ लीजिए लुइस 16। गुलेटिन एक ऐसा होता है, यहाँ पे एक ऊपर एक रॉड लगी रहती है, रॉड नहीं आप कह सकते हैं, एक तरीके का
चीज होता है जिसको ऊपर से क्या करते हैं, रस्सी होती है उसको छोड़ते हैं और विदाउट किसी पेन से क्या होता है वो डायरेक्ट आपकी नेक पे लगेगा और आपकी गर्दन अलग हो जाती है, पूरी एक कट हो जाती है गर्दन, हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेशनल एंथम लिखा गया है, वो भी किसके द्वारा लिखा, क्लाउडी डी लेस्ले के द्वारा लिखा गया और ये एक रेवोल्यूशन सॉन्ग था। अब बुलेटिन देखिए क्या है, फर्स्ट नेशनल असेंबली कब हुई थी, जो किसके द्वारा हुई थी, स्टेब्लिश बाय थर्ड स्टेट्स हुई थी। सेकंड स्टेब्लिश्ड क्या हुआ था, ये एक साल में एंड हो गई थी। और थर्ड क्या हुआ था, नेशनल कन्वेंशन हुआ था। नाउ द फ्रांस इज रिपब्लिक, अब फ्रांस एक रिपब्लिक हो गया था। नाउ नेशनल कन्वेंशन रूल फॉर 3 ईयर, अब 3 ईयर तक चला, 1792 से 1795 तक। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या है ये आखिर का। अब यहाँ पे बोला गया कि जो 21 एज के पीपल थे वो अब वोट कर सकते हैं। नाउ जैकोबिन पीपल आर रूलिंग एंड अ कमिटी इज सेटअप, अब एक जैकोबिन्स जो पीपल्स थे वो अब यहाँ पे रूल करने लगे और एक कमिटी सेटअप की गई जो कि क्या थी, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये बस कहने भर की कमेटी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा इन्होंने लोगों पे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हार्म किया उनको, बहुत ही ज्यादा उनको मारा गया, उनको किल किया गया इसी कमेटी ने। अब देखिए क्या हुआ, नेशनल कन्वेंशन जो 3 ईयर तक चला, ये थर्ड गवर्नमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन था। हमने 2 गवर्नमेंट पढ़ लिया अभी। ये यहाँ पे बात की गई एक्सटेंडिंग सफरेज की, मतलब कि यहाँ पर जो 21 प्लस मेल है वो सब अब वोट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी किसको वोट का अधिकार नहीं था, फीमेल को कोई भी वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन इंडिया में सभी को वोट का अधिकार दिया गया था। मोनार्की अबॉलिश करके ट्रू रिपब्लिक लाया गया और थर्ड गवर्नमेंट को यहाँ पे मनाया गया। एक स्मॉल कमेटी अभी हमने पढ़ी थी, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी पढ़ी थी, और मेजर कंट्रोल इन्हीं की, यही मेजर कंट्रोल करती थी पूरी कंट्री का। और ये किसके द्वारा थी, ये बेसिकली जैकोबिन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। अब यहाँ पर रेन ऑफ टेरर आया, क्या आया, 1793 से 1794 तक, कि कोई भी पर्सन अगर रेवोल्यूशन के अगेंस्ट बोलेगा तो उसको हम मार देंगे। मतलब अब जो है, अगर आपने पेपर में पढ़ा, किसी ने पेपर में, न्यूज़पेपर में लिखा, या किसी भी तरीके का सोचने की अगर ये आई कि अब किसी ने ऐसा सोचा भी कि रेवोल्यूशन के अगेंस्ट है, उसको डायरेक्ट मार दिया गया था। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया था, मतलब लैक्स ऑफ पीपल्स यहाँ पे डाई किए गए थे, 20 और 30 लैक्स यहाँ पे हम कह सकते हैं, वो भी एक साल के अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं। और इसके कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इन्होंने मारा गया था, इनके डिसीजन पे मारा गया था। जो पब्लिक सेफ्टी की इन्होंने बात की थी उसी के किया था, ये सब यही डिसीजन लेती थी। अब यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक डिक्रीज बिकॉज ऑफ वॉर। अब इनकी इकोनॉमी, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन, इन्होंने फाइट्स लड़ी, इन बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया था जो जो भी रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। यहाँ पे चर्च को डिस्ट्रॉय करने की बात आ गई थी, कि जो डिस्ट्रॉय क्यों करने की बात आ गई थी, क्योंकि वो तो टैक्स ही नहीं देती थी ना, क्योंकि नेशनल असेंबली ने तो पहले ही उनकी क्या पावर ले ली गई थी। तो अब जैकोबिन्स ने बोला कि इनको अब बंद ही कर दिया जाए। स्लेवरी, यहाँ पे एक अच्छी बात क्या थी कि स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने फिर से वापस लाया। और इनका एक बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए हम खतरनाक कह रहे हैं, कि 10 घंटे का एक दिन होगा, 100 मिनट्स का ये होगा, 100 मिनट्स का एक डे होगा, 10 आवर्स होंगे, और 10 डेज अ वीक होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा फूड की क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो गई। क्यों, जो जैकोबिन्स से ये वॉर लड़ते थे, जो फार्मर्स लोगों से बहुत ही ज्यादा क्या होते थे, ये लोग फूड्स लेते। तो फार्मर्स लोगों ने ये बोला कि अगर आप ही सारा अर्बन में चले आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे। तो जैकोबिन्स से ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, जैकोबिन्स को इन्होंने बैन कर दिया और रॉबेस्पियर खुद ब खुद ही एग्जीक्यूटेड हो गया। द ऑस्ट्रियन एम्परर लेपोर्ट सेकंड, ब्रदर ऑफ मैरियन एंटनी, ये मैंने अभी आपको बताया, हु हैव विश टू अवॉइड वॉर बट ही डाइड। अब ये कहाँ पे कब डाइड होगी, 1792 में होगी। मैरी एंटोनी वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड बिकॉज शी वर्क अगेंस्ट द कंट्री, क्योंकि ये जो फ्रांस के अगेंस्ट इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जैकोबिन्स पीपल टेक द विलेज फूड एंड डज नॉट केयर अबाउट, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे उनकी, और ये बुरी तरीके से क्या हो गया, हार्श बिहेवियर करते थे, उनके डिसीजन बहुत खतरनाक होते थे, जिसकी वजह से रॉबेस्पियर खुद ही अपने आप को, इन्होंने जो गिलेटिन होती थी उस पर कर दिया। 1794 में अभी मैंने बात की थी जिरोंडिस की, ये क्या थे, लिबरल थे, ये बहुत ही ज्यादा लिबरल थे। अब इन्होंने ये चलाना शुरू किया और ये सिर्फ एक ही साल तक अपनी पावर्स चला पाए थे। अब यहाँ पे आते हैं नेपोलियन। नेपोलियन के अब हम पढ़ेंगे, द डायरेक्टरी। ये कब से कब तक चली, 75 से 99 तक चली। लेट इन अगस्त 1972 इलेक्शंस यहाँ पे हेल्ड हुए गए, वो भी क्या, मेल यूनिवर्सल सर्फेस, जो मेल होते हैं अब यहाँ पे क्या वोट कर सके। तो अब यहाँ पे एक नई नेशनल कन्वेंशन यहाँ पे लाया गया, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको यहाँ पे रिप्लेस करके कब, 20 सितंबर 1972 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। 1795 में मिडिल क्लास ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया।
यहाँ पे कंट्रोल किया। और क्या हुआ, द पर्सन हु हैज द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है वही अब वोट कर सकता है। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव यहाँ पे क्या गया, एंड दीज हाउसेज, यहाँ पे क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी लाई, मतलब डायरेक्टरी लाई गई, जिसमें कि क्या था, 5 डायरेक्टर थे, एंड नाउ दे विल टेक द डिसीजन। अब ये डिसीजन लेंगे एंड कंट्रोल, एंड दीज 5 मेंबर्स हैव टू चेक ईच अदर्स, और ये एक दूसरे को चेक करेंगे कि आखिरकार ये काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर वुड लाई इन द हैंड्स ऑफ द 5 मेंबर डायरेक्टरी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर थी ये 5 डायरेक्टरी के पास ही रहेगी, और जो अपॉइंट किससे होगी, पार्लियामेंट से होगी। रॉयलिस्टिक एंड जैकोबिन्स प्रोटेस्टेड द न्यू रेजाइम बट वे स्विफ्टली साइलेंस्ड बाय द आर्मी। हम स्विफ्टली ऐसे कह सकते हैं कि या तो उनको डेथ कर दिया, मार दिया गया होगा, या कुछ जेल के अंदर रख दिया होगा, उनको इस तरीके से शांत कर दिया गया था। और नया लेड सक्सेशन आया, एक यंग सक्सेशन आया जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1769 से 1821 तक रहे थे। इन्होंने हराया किसको, इटली और ऑस्ट्रेलिया को हराया गया था, जिसकी वजह से जो फर्स्ट कोalition था वो एंड हो गया था। अब फर्स्ट काउंसिल, अब जो काउंसिल था ये कब से कब तक चला था, 1799 से चला था 1804 तक। इन्होंने डायरेक्टरी रूल को एंड करके क्या, काउंसिलेट यहाँ पर अपॉइंट, मतलब अपने ही इन्होंने डायरेक्टरी रूल को खत्म करके क्या, काउंसिलेट ला दिया गया, जिसमें इन्होंने 3 काउंसिल किया गया था। एक तो ये नेपोलियन बोनापार्ट खुद ही एक फर्स्ट काउंसिल थे, और ये हेड थे उस अथॉरिटी के। ये ऑटोक्रेटिक और सेंट्रलाइज रिपब्लिक गवर्नमेंट थी यहाँ पे फ्रांस में। अब और यहाँ पे क्या, अपने आप को सोल रूलर यहाँ पे, मतलब डिक्टेटरशिप अब यहाँ पे ला दी कि अब मैं ही सर्वोच्च सबसे ऊपर रहूंगा। अब इन्होंने यहाँ पे काउंसिल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, और क्या लाया, अब एम्परर ला दिया कि अब मैं यहाँ का एम्परर हूँ और मैं ही यहाँ का तानाशाह हूँ। He said that from now onward we will live very happy and no person will be die, कि अब यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे और किसी भी पर्सन की अब डेथ नहीं होगी। तो ये पूरा चैप्टर था जो कि पूरा रिलेटेड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।